स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। हम लोगों ने अपनी टेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस हमने पढ़ लिए थे। और आज इसी क्रम में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 टेंस मिलकर बने होते हैं, एक तो परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो टेंस होता है इसमें कुछ कार्य तो समाप्त हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कार्य अभी जारी रहता है। यानी अगर इस टेंस की पहचान यही है कि इन वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहता है तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, तो ये जो टेंस होता है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। ये पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वाक्य, आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। यानी कि दोस्तों, जब हम इस सेंटेंस क्या लिखा हमने कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। यानी कि इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कुछ कार्य तो बीत चुका है, लेकिन कुछ कार्य अभी भी जारी है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने कहा होता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में कार्य चल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसी जगह पर कहा कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारा दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, क्योंकि इसमें समय भी दिया है 2 घंटे से। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि कुछ कार्य तुम्हारा हो चुका है और फिर भी कार्य भी जारी है। दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद अगर हमको इंग्लिश में करना है तो उसके लिए हमको इसके बेसिक रूल्स को याद रखने की जरूरत है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ही आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और समय बतलाने वाले शब्दों के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो आइए इसके बेसिक रूल्स को हम देखते हैं। लिखेंगे हम अनुवाद के नियम। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अनुवाद का नियम होता है, आप जानते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम हैव में से कोई एक लगाएंगे और साथ में उसके लिखेंगे बीइंग। उसके बाद आती है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस, उसके बाद हम समय को बताने के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसके लिए क्या रूल होगा? इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्लस करके सिंस या फॉर और प्लस उसके बाद हम लिखेंगे टाइम, जो हमारा समय दिया होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। मैंने बताया था दोस्तों इंट्रोगेटिव में 2 तरीके के वाक्य का अनुवाद करते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और दूसरा होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, यानी प्रश्नवाचक के बीच में आए। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी हैज या हैव। क्या लिखते हैं, हैज या हैव प्लस उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अगर नॉट शब्द आया है तो नॉट भी लगा देते हैं, प्लस बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब क्या करते हैं, सबसे पहले से क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट शब्द आया है तो नॉट भी लगा देंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर आपने दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिया तो केवल एक, अगर आपको केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है तो बाकी सारे स्ट्रक्चर आप खुद ही बना सकते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं ये सिंस और फॉर क्या होता है दोस्तों। हैज और हैव को तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हैज का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर नंबर के साथ और हैव का प्रयोग हमेशा हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि हम अपना सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, जो हमारा सिंस होता है, सिंस को हम बताते हैं पीरियड ऑफ, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर होता है ये क्या यूज होता है बच्चों, ये यूज होता है, ये बताता है आपको पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय, यानी वह बिंदु जहां से कार्य प्रारंभ हुआ है। जैसे मैंने कहा मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो 2 बजना एक निश्चित समय है क्योंकि हमारी वॉच में 2 बजता है, तो 2 बजना एक निश्चित समय है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटा क्या बताता है, एक टाइम की ड्यूरेशन को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है कि कितना लंबा समय लगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है 2 घंटे से, इसलिए उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग नोट भी करते आते हैं बच्चों। जैसे पहला अगर हमारा है सिंस लगाते हैं, सिंस लगाते हैं हम, अगर हमको देना है कहीं 2 आवर्स, जैसे हमको सिंस लिखना है सिंस 2 o'clock 3 o'clock, इस तरीके से बताने के लिए। लेकिन अगर हमको बताना है फॉर, तो फॉर हम कहाँ लगाते हैं, फॉर लगाते हैं 2 आवर्स या 3 आवर्स के साथ, यानी 2 घंटे से, अगर वाक्य में आया है 2 घंटे से, 2 घंटे से या 3 घंटे से, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। और यहाँ पर हम सिंस, यानी अगर आपको लिखा हुआ है हिंदी में 2 बजे से या 3 बजे से। अगर डेज का नाम बताना है, जैसे मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे, सोमवार एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, सोमवार एक दिन होता है,
तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। यानी अगर हमको संडे या मंडे बताना है तो सिंस संडे, सिंस मंडे, यानी दिनों का नाम। ये तो पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया। जैसे आपको लिखना है मैं सिंस संडे थे मंडे, लेकिन अगर ये फॉर लगाना है तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपको दिया है मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, 2 दिन से, या 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, ये लिखना है। यानी 2 दिन से या 3 दिन से, इस तरीके से दे रखा है तो हम ये लिखते हैं। लेकिन अगर ये दे रखा है सोमवार से या मंगलवार से, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। और कुछ चीजें रहते हैं, जैसे महीनों का नाम है, जैसे हमने कहा अप्रैल से, सिंस अप्रैल, APRIL, सिंस अप्रैल लगा सकते हो आप, सिंस दिसंबर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहना है कि वह 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा है या 2 महीने से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, 2 महीने से की बात आई, तो आप लिखोगे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे आपको मॉर्निंग इवनिंग बताना है, सुबह से, शाम से या रात से, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो जैसे आपको मॉर्निंग बताना है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और ये फॉर के लिए, जैसे आपको बताना है कि वह 2 वर्षों से यह काम कर रहा है, 2 वर्षों से, तो जैसे आपको बताना है तो आप क्या करोगे, आप आज लोगे फॉर 2 ईयर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे नहीं बताया है, तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। लेकिन अगर आपको बताना है 2019, 2018, तो यहां पर आप सिंस का यूज करोगे। यानी सीधी बात यह है बच्चों कि अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, एक निश्चित समय जहां से कार्य आरंभ हुआ, तो उसके लिए आप सिंस का यूज करोगे। अगर आपको कोई समय की ड्यूरेशन बतानी है, कोई लंबाई समय की बतानी है, तो वहां पर आप जो है फॉर का यूज करते हो। तो आइए इसको हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया आपको, अनुवाद करने में एक सेंटेंस हम लिख के पहले देखते हैं। जैसे सेंटेंस आपको है, हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, चलिए, हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर लिखा है, हम 3 बजे से, या इसको लिख देते हैं। चलिए पहले हम एक इसका करेंगे, उसके बाद इसके पहले हम 4 सेंटेंस बना के देख लेते हैं दोस्तों। मैंने कहा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आता है तथा वाक्य में कार्य का प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। जैसे हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर समय दिया हुआ है आपको 2 घंटे से, और रहा है, रही है शब्द आया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब अगर इसका हमको अनुवाद करना है दोस्तों, तो इसके लिए अफर्मेटिव, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हम टाइम को बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, उसके बाद हम टाइम को लिखते हैं। तो आइए लिख के देखते हैं दोस्तों। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है, हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम की इंग्लिश होती है वी, और मैंने आपको बताया था वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, तो बी हैव, उसके बाद हमारा बीन, तो बी हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग, तो बी हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, बी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से पढ़ रहे हैं। अब सिंस या फॉर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से, अब 2 घंटे से क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है। 2 घंटे समय की लंबाई को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए जो है
यानी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। तो वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसी का अगर हमको दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे हमने कहा हम 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यही सेंटेंस बी, उसके बाद हैव, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हैव के बाद हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? नॉट। तो बी हैव नॉट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? बीन। तो बी हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीडिंग। बी हैव नॉट बीन रीडिंग। क्या रीडिंग? इंग्लिश। कब से? तो फॉर, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इसी का हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। क्या हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, देखिए यहाँ पर क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम हैव या हैव का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है हम, और हम के अनुसार हम क्या लगाते हैं? हैव। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद बीइंग, हैव वी बीइंग, उसके बाद रीडिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो हैव वी बीन रीडिंग क्या चीज? इंग्लिश। कब से? देखिए ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद सिंस या फॉर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड हम लिख देते हैं। जैसे हम 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? राइट, मास्टर ने कहा होगा। तो हम 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन लगाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, क्या शब्द? सबसे पहले 3 लिखेंगे वाई, उसके बाद देखिए हैव या हैव, क्या हो जाएगा? वाई, क्योंकि हमारा प्लूरल नंबर है हम, तो उसके लिए हम हैव लगाएंगे उसके अनुसार। तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट बी, उसके बाद बीन, वाई हैव बी बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी वाई हैव बी बीन रीडिंग। क्या रीडिंग? इंग्लिश। वाई हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम है। क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। और अगर आप इसी तरीके से एक सेंटेंस ले लिया कीजिए, उसका आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इससे आपको अनुवाद सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तथा वाक्य में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। इनका अनुवाद करने के लिए हम जो सहायक क्रिया हमारी यूज होती है वो हैज या हैव के साथ बीन का यूज हम करते हैं, और वर्ब में हमेशा हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको देखने पर यह पता लगता है कि कुछ कार्य तो समाप्त हो चुका है और कुछ कार्य अभी भी जारी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैंने बताया दोस्तों सिंस का प्रयोग करते हैं हम किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी निश्चित समय बताने वाले शब्द। जैसे बात 2 बजे से पढ़ रहा है तो 2 बजना निश्चित समय है, 2 घंटे से निश्चित समय है, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, फॉर लग जाएगा। लेकिन आपने कहा वह जनवरी से पढ़ रहा है तो ये निश्चित समय है। 2018 से एक विद्यालय में पढ़ रहा है तो ये भी एक निश्चित समय है। यहाँ पर हम 2018 के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हमने कह दिया कि वह 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा है तो ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो सिंस और फॉर का यूज आशा है आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से ये तो काफी आसान चीजें हैं, आपको समझ में आई होंगी। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो हमारी वीडियो को आप इसको दोबारा देखिएगा,
और इसके हम अगले एक्सरसाइज में ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमको कोई ये पार्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। आशा है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को से शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज से संबंधित होगी। धन्यवाद।